और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो कोई बड़ा ऐलान करने के साथ ही भविष्य की रणनीति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। न ही सचिन पायलट ने पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य की सभी इकाइयों प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आज सभी नई कार्यकारी इकाई, सभी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये कदम पायलट के समर्थन में लगातार हो रहे इस्तीफों के बाद लिया। इससे पहले पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद सभी विधायकों को बसों से होटल भेज दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बस में दिखे। बताया जा रहा है कि सीएम जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे। तो राजस्थान में ये सियासी संकट जो है वो थम नहीं रहा। सचिन पायलट का काफी इंतजार करने के बाद उन पर कार्रवाई भी हुई, जैसे संकेत कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे थे। वहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने विचारों से इस देश की अस्मिता को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में जिस हिसाब से ये लोग, जहां इन्हें एक तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए था, वहां इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाई, पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। वो निश्चित रूप से इन लोगों के सामाजिक और राजनीतिक पतन का कारण तो है ही, वो उससे प्रदेश के और देश के जो दूसरे युवा हैं उनमें एक बहुत गलत उदाहरण उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं यही वो अपनी नौकरी पे जा चुका होता, नाइट शिफ्ट होती है, शुक्र है कि वो बच जाता है। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अस्पताल में हैं और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से जुड़ी। राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी समस्त विभागों, प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही नए प्रदेश कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की अनुमति के बिना कोई भी कांग्रेस जन मीडिया से संवाद नहीं करेगा। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। कांग्रेस के नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे थे। यही नहीं, सचिन पायलट को सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी बुलाया गया था, लेकिन जब वो बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी ने कड़ा कदम उठाया। विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका वहां मौजूद सभी विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से लगातार दूसरी बार उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन जब सचिन पायलट के तेवर नर्म नहीं हुए तो पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया और बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए पर्यवेक्षकों ने सचिन पायलट और उनके करीबी माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। साथ ही पार्टी ने पायलट से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छीन लिया और ये जिम्मेदारी राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी। यह ऐलान होते ही पार्टी कार्यालय से सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाकर वहां गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगा दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे ही सचिन पायलट को उनके पद से हटाया गया, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में बदलाव किया और वहां अपना परिचय एक विधायक और पूर्व मंत्री के तौर पर कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया कि वो आगे भी सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सचिन पायलट अशोक गहलोत की सियासी राह के सबसे बड़े रोड़ा थे। अब इसे सचिन पायलट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए या जल्दबाजी, लेकिन हकीकत यही है कि अशोक गहलोत
ताकतवर बन के उभरे हैं और सचिन पायलट के पास न प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा और न ही उप मुख्यमंत्री पद का। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कार्रवाई से पहले सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पायलट का मान मनोबल करते रहे, लेकिन पायलट ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार बातचीत का सिलसिला टूट गया। इससे पहले भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि वैचारिक मतभेद को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन खबर है कि सचिन पायलट के इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त रखने के बाद बातचीत रोक दी गई। इससे पहले शाम से सुबह के बीच पायलट से राहुल गांधी ने 1 बार, प्रियंका गांधी ने 4 बार, पी चिदंबरम ने 6 बार और केसी वेणुगोपाल ने 3 बार बात की। लेकिन जब पायलट अपनी बात से पीछे नहीं हटे तो उनके साथ साथ विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों पर पार्टी सख्त हो गई। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया कि बागी विधायकों को पहले नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। यही नहीं, सीनियर विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही, जबकि पार्टी ने मन बनाया है कि वो पहली बार विधायक बने नेताओं को वापसी का एक मौका दे सकती। वहीं सचिन पायलट पर हुई सख्ती का विरोध भी शुरू हो गया। देश के कुछ हिस्सों में उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। दिल्ली के पास नोएडा और राजस्थान के दौसा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां पायलट के कुछ समर्थक गुस्से में नजर आए और उन्होंने गहलोत के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पुतला जलाया। तुम्हारे साथ है सचिन पायलट साहब, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान में कांग्रेस में हुई बड़ी फूट के बाद बीजेपी ने आज जयपुर में बैठक बुलाई और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया, ओम माथुर समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। राज्य में सियासी घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा सदस्य ओम माथुर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुप्पी साधी रही। ऐसे में बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, मालदा और दिनाजपुर समेत कई शहरों में बंद का ऐलान करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले हुई बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ रॉय की मौत को हत्या बताते हुए सिलीगुड़ी में भी कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और टीएमसी पर बीजेपी विधायक की हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस पर राज्य सरकार से मिली भगत का आरोप लगाते हुए भी काफी देर तक नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। कुछ लोग तो आसानी से पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन कुछ को हिरासत में लेने के लिए पुलिस वालों को काफी पसीना बहाना पड़ा। एक दिन पहले बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ रॉय का शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला था और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उनकी हत्या का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर बंगाल के कई इलाकों में बंद का ऐलान किया गया और इस बंद का असर कूच बिहार में भी देखने को मिला। वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बसों को रोककर बंगाल बंद को सफल बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और सभी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस बीच देवेंद्रनाथ रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई, लेकिन बीजेपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। जिनका मर्डर होता है उसको आत्महत्या में परिवर्तित किया जाता है, तो वहाँ के अधिकारी भी क्रिमिनल काम कर रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर कार सवार कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों की पिटाई कर दी। बताया गया कि टोल टैक्स देने के मुद्दे पर इलाके के एक आदमी का वहां के कर्मचारी से विवाद हो गया, जिसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर टोल कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक गाड़ी से उतरकर कुछ लोग टोल बूथ की तरफ बढ़ते दिखे। इन लोगों ने बूथ के अंदर पहुंचकर वहां से एक कर्मचारी को बाहर निकाला और फिर उसे लात घूंसों से पीटने लगे। हमलावरों से घिरा कर्मचारी पिटाई की वजह से सड़क पर ही गिर पड़ा, लेकिन दबंगों ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और उस पर लातों से वार करते रहे। टोल पर मौजूद बाकी कर्मचारी भी सहम गए और मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद सभी हमलावर गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। मारने की कोशिश की, उसके बेचारे रेड के टीम मारा, खूब मारा उसको, मार के वो भाग गए और मेरा स्टाफ इस समय हॉस्पिटलाइज है।
अफगानिस्तान के समंगान प्रांत में खुफिया विभाग के दफ्तर को निशाना बनाकर किए गए एक आतंकी हमले में 11 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 63 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी तालिबान के आतंकियों ने ली, जिसमें उसके एक आत्मघाती हमलावर ने सरकारी दफ्तर के सामने खुद को उड़ा लिया। धमाका होते ही वहां से आसमान की ओर धुएं का गुबार उठता दिखा। हमले में घायल लोगों को बिना देर किए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस ताकतवर धमाके में सरकारी दफ्तर को तो काफी नुकसान पहुंचा ही, साथ ही आसपास के कई मकान भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कुछ मकानों पर तो धमाके का असर इस कदर हुआ कि अब वो बिना मरम्मत के रहने लायक नहीं बचे। हमले की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं जो जलकर बर्बाद हो गईं। 11 نفر شهید داریم. کارمند امنیت ملی که یک تنشون خانم‌هاستند و 10 تنشون آقایان. जिस जगह पर आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ाया, वहां पर धमाके के बाद एक बड़ा गड्ढा बन गया। बताया गया कि इस दौरान वहां पर 2 और आतंकी भी थे जिन्होंने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया गया। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई टीम के सामने किसान और उसकी पत्नी ने कीड़े मारने की दवा पी ली, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि पिछले कई सालों से कॉलेज की इस जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है, जिसे हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि कार्रवाई के विरोध में किसान और उसकी पत्नी ने खेत पर जान देने की कोशिश की। वो लोग कीड़े मारने की दवा पीकर खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में रखा और फिर इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जेसीबी से जब कब्जा हटाया जा रहा था तो जो इनके अधवटियादार हैं उन्होंने किसी जहरीली वस्तु का थोड़ा सेवन कर लिया है। इससे पहले जब प्रशासन की टीम पुलिस और खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कार्रवाई से गुस्साए लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने जब सख्ती बरती तो हंगामा और बढ़ गया। कब्जा हटाने का विरोध करने वाले खेत में लगी फसलों का हवाला देते हुए अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वहीं हंगामा बढ़ता देख प्रशासन की टीम को फिलहाल कार्रवाई रोकनी पड़ी। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथी शशिकांत ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद न्यूज 18 पर अपना जुर्म कबूल किया। कई दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद कानपुर कांड में आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत पुलिस के हत्थे चढ़ा। और जैसे ही पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाने लगी, तभी न्यूज 18 की टीम उस तक पहुंच गई। न्यूज 18 के कैमरे पर शशिकांत ने कानपुर कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या की बात कबूली। साथ ही उसने विकास दुबे को उस हमले का मास्टरमाइंड बताया। तुम तो छत से फायरिंग कर रहे थे जी। क्यों कर रहे थे पुलिस पे फायरिंग? सर इमीडिएटली ऑर्डर मिला। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। 2 जुलाई की रात जो 8 पुलिस वाले मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनमें सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 3 की हत्या शशिकांत के घर के बाहर ही की गई थी। न्यूज 18 के कैमरे पर शशिकांत ने यह भी कबूला कि पुलिस वालों पर वो हमला पूरी योजना के साथ किया गया था। तुम्हारे घर पे 3 पुलिस वालों को मारा गया, कैसे मारा गया? तुम लोगों ने किस तरह मारा और क्यों भाग गए तुम फिर? सर बड़ी बेरहमी से मारा गया हम लोगों को। न्यूज 18 ने विकास दुबे के साथी से और भी कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इतने में पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। ये वो शख्स है जिसके घर पर 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। इसने बताया कि विकास दुबे ने उसे आदेश किया था, जिसके बाद ये खून की होली खेली गई। शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों से लूटे गए हथियारों के बारे में भी पूछा। पुलिस का दावा है कि शशिकांत की निशानदेही पर उन्होंने एक बार फिर विकास दुबे के घर पर छापेमारी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पुलिस से लूटी गई AK-47 राइफल विकास दुबे के घर से ही बरामद हुई। साथ ही पकड़े गए आरोपी शशिकांत के घर से भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूटे गए हथियार बरामद किए। कि स्वयं के घर से पुलिस के से लूटी गई इंसास राइफल थी, मैं कारतूस के बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि शशिकांत समेत 4 पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं बचे हुए 11 आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। इस बीच कानपुर कांड से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हो गया, जो पकड़े गए आरोपी शशिकांत की पत्नी का बताया जा रहा है। दावा है कि घटना की रात मुठभेड़ के बाद आरोपी की पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने विकास दुबे के नाम का जिक्र करते हुए पुलिस वालों के शहीद होने की बात कही थी। भाभी वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है।
पंजाब के मोगा में कपड़े के एक शोरूम में मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कारोबारी अपने कपड़े के शोरूम के काउंटर पर बैठा था। तभी एक बदमाश ने शोरूम के अंदर घुसकर उसके मालिक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। हत्या की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग दुकान के बाहर आकर रुके। उनमें मुंह को कपड़े से ढका एक लड़का दुकान के अंदर घुसा और कमर से पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से घायल हुए उस कारोबारी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गया। इसके बाद वो कारोबारी फर्श पर गिर पड़ा। वहां एक महिला भी मौजूद थी जो इस वारदात को बेहद नजदीक से देखती हुई नजर आई। गोलियों की आवाज सुनकर शोरूम में मौजूद लोग भागते हुए काउंटर की तरफ आए। कुछ लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए दुकान से बाहर निकले, जबकि कुछ लोग शोरूम के मालिक को अस्पताल ले जाने में जुट गए। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंची और आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का भरोसा दिया। कई एंगलों तो चल रही है कार्रवाई और सारी तफ्तीश में उस ढंग दे नाल कर रहे हैं ताकि जल्दी आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आमने सामने आ गए। गृह मंत्रालय ने 30 जून को प्रियंका को चिट्ठी लिखकर 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करने को कहा था, जिसके बाद खबरें आने लगीं कि प्रियंका गांधी ने केंद्र से अपने सरकारी बंगले में कुछ और समय तक रहने की इजाजत मांगी। यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि प्रधानमंत्री ने उनकी दरखास्त मान ली। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी को इस बारे में पता चला, उन्होंने इसे फेक न्यूज बताया और 2 टूक लिखा कि उन्होंने सरकार से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की है और वो 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35 खाली कर देंगी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके दावा किया कि प्रियंका की पैरवी के लिए एक बड़े कांग्रेस नेता का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी का बंगला किसी दूसरे कांग्रेस सांसद के नाम अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वहां रहना जारी रख सकें। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने हरदीप सिंह पुरी को जवाब दिया और एक बार फिर तय समय पर बंगला खाली करने की बात दोहरा दी। WHO ने सभी देशों को कोरोना पर अलर्ट किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से कोरोना से निपटने के लिए जरूरी नियमों का ध्यान रखने की अपील की और ऐसा न होने पर कोरोना से दुनिया के हालात अभी और बिगड़ने की चेतावनी जारी की। If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। ये एम्बुलेंस दिल्ली की अलग अलग जगहों पर खड़ी रहेंगी और कोरोना से बीमार लोगों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाएंगी। इस एम्बुलेंस सेवा से कोरोना वायरस के मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये 12 एम्बुलेंस जो फर्स्ट फेज में चलाई गई हैं और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो 12 और एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। तो ये हमारी दिल्ली की फ्री सेवा रहेगी। दिल्ली में देश के दूसरे प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने LNJP अस्पताल में इसका उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना के मरीज घटने की बात कही। हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। डेविड वॉर्नर की बेटियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अक्षय कुमार की फिल्म के गाने पर डांस करती नजर आईं। हरियाणा में पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोप में एक डॉक्टर को जमकर पीटा गया। आरोप है कि नशे में धुत डॉक्टर ने 11 जुलाई की रात अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। नर्सों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर की जमकर पिटाई भी की। डॉक्टर सिर झुकाकर पिटता रहा। छेड़छाड़ के आरोपों पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ के सदस्यों को काफी समझाया, लेकिन वो डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इस बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी UN की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। नीरज, देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से कोरोना काल और संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता जो भारत को मिले, जो कि अगले साल से शुरुआत होगी, उसके बाद पहला यह संबोधन होगा संयुक्त राष्ट्र के
आर्थिक और सामाजिक परिसर में। तो इससे तमाम लोगों की नजरें रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरल जितने भी संगठन हैं उनमें बदलाव होना चाहिए। हालांकि ये मंच जो होगा सामाजिक और आर्थिक परिषद का होगा और उसके समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखना होगा कि इन दोनों मोर्चे पर यानी सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात वो कैसे डिलीवर करते हैं, भारत का पक्ष कैसे रखते हैं। लेकिन कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण भाषण होगा, संबोधन होगा, जिस पर दुनिया की नजरें रहेंगी। जी। फ्रांस के नॉर्मंडी में कोरोना के खतरे के बीच 5000 लोग एक फुटबॉल मैच देखने पहुंचे। हालात सुधरने के बाद वहां लोगों को स्टेडियम जाकर मैच देखने की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद ये लोग वहां एक स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। हालांकि कोरोना की वजह से सिर्फ 5000 लोगों को ही वहां आने की इजाजत दी गई थी, जिसकी वजह से स्टेडियम का बड़ा हिस्सा खाली ही नजर आया। जो लोग मैच देखने पहुंचे थे उनको भी काफी दूर दूर बैठाया गया। यही नहीं, उनको मास्क लगाने और दूसरे नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। हालांकि कई लोग खतरे के बावजूद पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। फ्रांस यूरोप का पहला देश है जिसने कोरोना के खतरे के बीच लोगों को दोबारा स्टेडियम आने की मंजूरी दी है। सचिन पायलट पर एक्शन के साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। गहलोत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और खबर है कि राज्यपाल के सामने भी उन्होंने यही बात कही। अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक खत्म होते ही सीधा राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिया कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है। यही नहीं, राजभवन से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार को 122 विधायकों का समर्थन हासिल है। और स्टेडियम जो षड्यंत्र है, आप बताइए, 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं, आप समझ रहे 2-3 कितने होते हैं। लेकिन बीजेपी ने गहलोत के दावों पर सवाल उठाए और पिछले कुछ दिनों में वहां जो सियासी उथल पुथल मची है उसे गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी बताया। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों को एक होटल में ठहराया गया है और बीजेपी इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस को घेर रही है। गुरुग्राम के जो आईटीसी ग्रैंड होटल है वहां भी लोगों की नजरें हैं। यहां सचिन पायलट खेमे के तमाम जो विधायक हैं वो यहीं मौजूद हैं। हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जाहिर है गहलोत और पायलट की इस लड़ाई में एक विधायक की अहमियत है, क्योंकि अब ये साफ नहीं हो पाया है कि पायलट को कितने विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि अशोक गहलोत ने 122 विधायकों के समर्थन का दावा किया। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के अंदर जितने मुंह उतनी बातें जैसे हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के एक नेता के हवाले से खबर आई कि अशोक गहलोत ने राज्यपाल को 104 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी। हालांकि अगर गहलोत के पास 104 विधायकों का समर्थन है तो भी उनकी सरकार बच जाएगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 101 है। जबकि पायलट गुट का दावा है कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन अब तक राज्यपाल को इससे जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। यानी कि कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अब जब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोलते तब तक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि बीजेपी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने की चुनौती दे चुकी है। बिहार में बीजेपी के 75 नेताओं को कोरोना होने की खबर होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव हुए ये सभी नेता पटना बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जो लगातार वर्चुअल रैली के लिए पार्टी दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है। इस खबर के सामने आते ही तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी के लोगों से कहना चाहती है, कौन सी जमात के लोग हैं कि ये लगातार जो है संक्रमण आप फैला रहे हो, आप वर्चुअल रैली कर रहे हो, चुनाव की तैयारी कर रहे हो। हरियाणा के पंचकुला में एक सरकारी अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोप में एक डॉक्टर को जमकर पीटा गया। आरोप है कि नशे में धुत डॉक्टर ने 11 जुलाई की रात अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। नर्सों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर की जमकर पिटाई भी की। डॉक्टर सिर झुकाकर पिटता रहा। छेड़छाड़ के आरोपों पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी।
अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ के सदस्यों को काफी समझाया, लेकिन वो डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। जिस बदमाश को पुलिस ने पकड़ा उस पर 60,000 रुपए का इनाम था। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुआ। बताया गया कि मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। चेकिंग हो रही थी, मोटरसाइकिल से 2 लड़के आते हुए दिखाई गए। उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पर फायर की। इसमें हमारे सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। आत्मरक्षा तो अपने सुरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और एक अपराधी घायल अवस्था में, उसको गोली पैर में लगी है, पकड़ा गया है। आज की ताज़ा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।